तो दोस्तों हाल ही में आप सबको भारत और फ्रांस के एक विवाद के बारे में पता चल ही चुका होगा, जहां पर फ्रांस की साइड से भारत के लिए जो वार्निंग वाले वर्ड है इनको भी यूज़ किया गया। और ये जो सारा मुद्दा है ये यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच में खड़ा हुआ है, जहां पर ये जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है जिसको चलते हुए 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो इसको देखते हुए फ्रांस की साइड से भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और कुछ डिमांड्स को यहाँ पर किया जा रहा है कि आप हमारी इन डिमांड्स को पूरा करो, इसी के बाद में हम आपके देश में जो G20 समिट होगा उसको लेकर के अपना पूरा समर्थन यहाँ पर दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर जो फ्रांस की साइड से यहाँ पर कहा जा रहा है और अगर ये ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा चिंताजनक मुद्दा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी यहाँ पर जानना होगा कि फ्रांस भारत के लिए यूरोप का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है और आने वाले समय में भी दोनों देशों के जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में G20 समिट को लेकर के ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है तो इसका आप कहीं ना कहीं एक जो बड़ा कारण है वो यूक्रेन रशिया वॉर को भी यहाँ पर मान करके चल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रांस की साइड से रशिया को नेपोलियन को लेकर के जो कुछ याद दिलाया गया तो इसके बाद में पुतिन ने जो रिटेलिएट किया तो उससे कहीं ना कहीं फ्रांस का जो ईगो था वो यहाँ पर हर्ट हुआ। और इसके बाद में अब फ्रांस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ में मिल करके ये रशिया की जो निंदा है उसको करे, जिसके बाद में रशिया को एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि आपका एक जो सबसे बड़ा एलाई है या फिर जो दोस्त है वो भी अब हमारे समर्थन में यहाँ पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों इसी सब के चलते यहाँ पर फ्रांस ने कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी दिखाई है और इनको एक मैच्योर कंट्री की तरह यहाँ पर बिहेव करना चाहिए था और भारत को इस प्रकार की जो वार्निंग है वो यहाँ पर नहीं देनी चाहिए थी कि G20 का जो समिट होगा तो लास्ट में एक प्रेस रिलीज या फिर एक सहमति पत्र यहाँ पर रिलीज किया जाता है जिसको लेकर के सभी देशों को साइन करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर जो G20 समिट के अंदर डिस्कशन हुए हैं तो इनको लेकर के हम अपनी सहमति को देते हैं। तो अगर फ्रांस यहाँ पर अपनी सहमति को नहीं देता है तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रांस पूरी दुनिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये एक बड़ी मिलिट्री पावर भी है पूरी दुनिया के अंदर। आप सबको फ्रांस की जो सॉफ्ट पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर दिखाई देगी। तो इस कारण से ये यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो G20 समिट है जिसका जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकता है तो उस इम्पैक्ट को फ्रांस की साइड से यहाँ पर केवल इस छोटे से मुद्दे को लेकर के खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब इस सबके चलते फ्रांस को भारतीय वायुसेना की साइड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैकफायर यहाँ पर झेलने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो भारतीय वायुसेना ने कुछ ही दिन पहले अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक टेंडर या फिर RFI को रिलीज किया था, जहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा 80 की संख्या में एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। तो इससे पहले भी जो हमारा टाटा ग्रुप है तो ये अमेरिका और साथ में फ्रांस के साथ में लगभग 400 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है उनको खरीदने को लेकर के डील कर चुके हैं और ये जो डील है ये लगभग 70 अरब डॉलर के आसपास की रहने वाली है और इसमें से एक जो बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर फ्रांस को जाने वाला है। तो इसी प्रकार की मल्टी बिलियन डॉलर की जो डील है वो भारतीय वायुसेना यहाँ पर करने वाली है, जिसमें 80 की संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हमारी वायुसेना के द्वारा खरीदा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रांस पूरी तरह से इस टेंडर से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें ये जो एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं तो वे भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना की यहाँ पर डिमांड है कि हम जिस भी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो 18 से लेकर के 23 टन तक का जो पेलोड है उसे अपने साथ कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन फ्रांस हमें अपने जो 2 एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहा है तो उनकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है तो या तो वो 18 टन से कम है या फिर वो 23 टन से ज़्यादा है। तो इस सबके चलते फ्रांस के दोनों ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं। तो इस कारण से फ्रांस को यहाँ पर मल्टी बिलियन US डॉलर का जो झटका है वो लगेगा, क्योंकि इस टेंडर के अंतर्गत जितने भी एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें से हर एयरक्राफ्ट की जो यूनिट कॉस्ट है तो वो 60 से लेकर के 100 मिलियन US डॉलर के आसपास है, जिसे आप सब हमारे राफेल फाइटर जेट की डील के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। और ये तो भारतीय वायुसेना या फिर भारत की साइड से की जाने वाली एक छोटी सी डील है। इस सब के बियॉन्ड भी अगर आप जा करके देखते हैं तो भारत का आने वाले समय में एक मेगा प्लान है कि हम फ्रांस के साथ में मिलकर के अपने जितने भी वेपन्स हैं उनको बनाएंगे, जिसमें SSN क्लास की सबमरीन होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 14 से लेकर के 15 बिलियन US डॉलर तक का है। इसके बाद भारतीय नौसेना जिस प्रोजेक्ट 75I के ऊपर काम कर रही है तो उसकी भी जो कॉस्ट है वो 5.2 बिलियन US डॉलर के आसपास है। हम 114 की संख्या में अगर MMRC डील के तहत फाइटर जेट को खरीदते हैं तो इनकी भी जो वैल्यू है वो आप सबको 20 अरब डॉलर के आसपास की दिखाई देगी। और जेट इंजन को लेकर के भी हम 5 से लेकर के 6 बिलियन US डॉलर तक का जो अमाउंट है वो यहाँ पर पे करने में कैपेबल है।
तो आप केवल इन 4-5 डील की वैल्यू को ही देखते हैं तो ये लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की बैठती है और फ्रांस कभी भी इतने ज़्यादा बड़े लॉस को नहीं सह पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रांस और भारत के बीच में एक डिफरेंस को देखते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इन सारी डील्स को लेकर के, चाहे वो जेट इंजन की हो, SSN क्लास की सबमरीन की हो, SSK क्लास की सबमरीन की हो या फिर फाइटर जेट की हो, तो इनमें भारत के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर हम इन सारे वेपन्स और साथ में टेक्नोलॉजीज़ को यूके, रशिया और यूएसए जैसे जो कंट्रीज है यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आने वाले समय में भी ये ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस सब के चलते यहाँ पर फ्रांस को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मुद्दा है ये दोनों देशों के बीच में ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।